हेलो 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 हेलो, बस ठीक है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हमें ज्ञान दे दो माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तुम स्वर की देवी हो, संगीत तुमसे, हर शब्द तुमसे मैया, हर गीत तुमसे, हर शब्द तुमसे मैया, हर गीत तुमसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, आया शरण में मैया, हमें प्यार दे दो माँ। हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा मैया, पुराणों की वाणी। वेदों की भाषा मैया, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने। विद्या का हमको ऐसा वरदान दे दो माँ। हे शारदे माँ, माँ श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मैया, मुकुट सिर पे साजे। हाथों में वीणा मैया, मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे दो माँ। हे शारदे माँ। रचना अज्ञात है या पारंपरिक मेरी नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश तिवारी जी। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना के लिए आपको धन्यवाद। और अब हमारे अतिथियों के स्वागत की बेला है। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव जी के सम्मान के लिए श्यामलम संस्था के अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ।
कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री संतोष श्रीवास्तव जी का पुष्पहार और श्रीफल के साथ सम्मान करें। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर करुणा ठाकुर जी के सम्मान के लिए मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्री JC श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष महोदया का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करें। हमारी समीक्षक अतिथि श्रीमती निरंजना जैन जी कथाकार के सम्मान के लिए मैं पारुल खरे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और श्रीमती निरंजना जी का सम्मान करें। हमारी एक और समीक्षक अतिथि डॉक्टर सुजाता मिश्र जी के सम्मान के लिए मैं श्रीमती रूपाली श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं कि वे सुजाता जी का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब बारी है कि हमने यह आयोजन क्यों रखा। श्रीमती जयंती खरे जया जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वे हिंदी साहित्य के दिव्य महापुरुष श्री अंबिका प्रसाद दिव्य की पुत्री हैं, जो एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार के साथ साथ एक बड़े अच्छे चित्रकार भी थे। कला और संस्कृति उनको अपने परिवार से विरासत में मिली, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम उनके विवाह के बाद उनके सबसे अनन्य सहयोगी श्री JC श्रीवास्तव जी ने किया। सारे जीवन उन्होंने शिक्षकीय दायित्व का निर्वहन किया, तो उनके अपने जीवन साथी JC श्रीवास्तव जी बैंक में अपनी सेवाएं प्रदत्त करते रहे। इस दौरान श्रीमती जयंती खरे जी का लेखन अनवरत चलता रहा, लेकिन कोई पुस्तक उनकी प्रकाशित नहीं हो पाई। एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, लेकिन उनके बाद उनकी रचनाओं को सामने लाने का काम यदि किसी ने किया है तो उनके पति श्री JC श्रीवास्तव जी ने किया है, जो एक बड़ा अनुकरणीय कार्य है। और इस बात के लिए मैं आदरणीय श्रीवास्तव जी को बधाई भी देता हूँ और उनका धन्यवाद भी देता हूँ। एक आयोजन स्मृति आयोजन उनका दिल्ली में हुआ था, उसके बाद आज यह आयोजन हो रहा है। हमने सौभाग्य है मुझे कि मैंने श्रीमती जयंती खरे जी के साथ में मंचों को साझा किया है जब मैं बहुत कम उम्र का था, नवयुवक था, अभी भी हूँ। मैंने उनके साथ मंच साझा किया है। बहुत ही मृदुभाषी, स्नेहिल मातृत्व उनमें कूट कूट के भरा हुआ था।
और मेरे प्रति उनका हमेशा वात्सल्य बराबर रहा। तो आज मुझे यह खुशी होती है कि मैं उनके इस आयोजन में सहभागिता निभा पाता हूँ। क्योंकि मुझे संचालन का दायित्व दिया गया है, लेकिन यह स्वागत उद्बोधन है, इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ। मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए आदरणीय उमाकांत मिश्र जी अध्यक्ष श्यामलन को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और आज का यह कार्यक्रम जो श्रीमती जयंती खरे जया जी का, इसमें अपनी स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। नमस्कार। भाई आशीष ने इस कार्यक्रम के संबंध में सब कुछ तो बता दिया है। आदरणीय जेसी श्रीवास्तव जी से पहली बार परिचय जब हुआ तो जया जी का जिक्र आया। उन्होंने बताया कि उनकी एक पुस्तक है, वो लेखिका थी, मैं नहीं जानता था। मैं बहुत लंबे समय बाद साहब होता था आफ्टर रिटायरमेंट, तो उतने साहित्यकारों से या साहब के साहित्य से परिचित नहीं था। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी थी और लेखिका थी और उनका निधन हो चुका है। निधन शब्द सुन के बड़ा अजीब लगा। इतनी अच्छी लेखिका रही हैं और मैं उनको नहीं जानता। उन्होंने बताया कि उनकी एक पुस्तक है जिसका विमोचन होना है, क्योंकि वो एक महिला द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी। क्या नाम था? हाँ, सस्मिता, है ना? सस्मिता। उसको मैंने, वो आयोजन तो मैंने कराया पूरा, लेकिन उस पर बैनर रखा मैंने महिला काव्य मंच का। आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। वो पहला कार्यक्रम था जो इनकी स्मृति में किया। अभी बहुत सी बातें आएंगी। जगदीश श्रीवास्तव जी के द्वारा अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम, श्रद्धा और जिस तरह के भाव रखे गए उनके जाने के बाद, और ये चौथी पुस्तक है उनकी। उनके रहते संभवतः पहली किताब भर प्रकाशित हुई थी, बाकी 3 पुस्तकें आपके द्वारा प्रकाशित कराई गई हैं। और अभी भी बहुत सी पांडुलिपियाँ उनके पास सुरक्षित हैं। उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा आप इसी तरह लगे रहिए, तो अन्य पुस्तकें भी जो पांडुलिपियाँ हैं वो इसी तरह कार्यक्रम के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि स्वरूप प्रकाशित करते रहे। उनमें सहमति दी हुई है। थोड़ी सी बात स्मृति शब्द की और थोड़ी बात श्यामलन की। दरअसल श्यामलन का जो गठन हुआ था उसका उद्देश्य ही था स्मृति आयोजन एवं श्रद्धांजलि समारोह। इस उद्देश्य को लेकर संस्था बनाई गई थी। और साहित्य शब्द से हम लोगों का ना पहले और ना उस समय दूर दूर तक कोई वास्ता रहा। डरते थे साहित्य से। ये नहीं मालूम था कि बाद में जाके ये संस्था साहित्यिक संस्था के रूप में एक स्थान हासिल कर देगी। अभी मुझे कहा गया कि स्वागत भाषण दें, तो स्वागत भाषण में एक लाइन में दूंगा कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सम्मानीय मंच का मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और राजन दुबे तुम बाद में हम तुम्हारा नाम ले लेंगे, बाद में मिलेंगे, तो अन्यथा मत लेना, क्योंकि हमें आगे बहुत जाना है। भी बहुत से वक्ता हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमें करना है। तो आप सब पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और बात है स्मृति और श्रद्धांजलि शब्द की, तो उससे जो शुरुआत की गई थी स्मृति आयोजनों से, तो हम लोग जो हमारे शहर के वरिष्ठ ऐसे साहित्यकार लेखक लोग
या विभिन्न सी महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्यरत रहे, जो जिनने कोई नाम कमाया और समाज को दिया, उनकी स्मृति में हम लोगों ने स्मृति आयोजन की शुरुआत की। और उसकी शुरुआत हुई थी स्वर्गीय दुबे जी, सनीच के बारे में मैं रमेश दत्त दुबे जी से परिचय पहला कार्यक्रम किया था। और उसी कार्यक्रम में हीरा सागर जी, जो बहुत बड़े राइटर रहे, बुंदेली के, आकाशवाणी में रहे और उनका भी खूब नाम रहा, सागर को का नाम ने बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तभी उनका निधन भी हुआ था, तो उनका स्मृति आयोजन, ये 2 कार्यक्रम एक साथ हम लोगों ने किए थे। स्थिति यह हो गई थी कि लगातार जब स्मृति आयोजन करें, हम लोग कार्ड छपवा के घर घर जाके बांटते थे। तो लोग कह रहे थे फलाने का बाप मरा है, फलाने का बेटा मरा है, वो इनको चिंता है, यानी खिल्लियाँ उड़ाने लगे। स्थिति यह आ गई थी। शुरुआत की बात बता रहा हूँ। इस चीज़ का महत्व समझने में कई साल को लगे। हम लोग जाते थे कार्ड बांटते हुए सरस्वती वाचनालय यहाँ पहुँचे, तो वहाँ युवा वर्ग खड़ा हुआ, हमें देख के बोलते दुबे आ गए उमाकांत, कार्ड दे देंगे तेरे को। तो ये स्थिति थी, उसका हम लोगों ने सामना किया और अपने कर्म में जुटे रहे, डटे रहे। आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे यूनिवर्सिटी में। एक कार्यक्रम में उनको अतिथि बनाया, उनने घर पर बुलाया और हम लोगों को परामर्श दिया। मैं था, कपिल बैसाखी जी थे, बोले आप साहित्य को भी इसमें शामिल करें। उनने साहित्यिक आयोजनों के लिए कार्यक्रम का नामकरण किया साहित्य परिक्रमा, जो आज भी हमारा निरंतर जारी है, और संस्कृति परिक्रमा भी शुरू की। तो इस तरह से साहित्य, संस्कृति, भाषा और कला के लिए समर्पित जो भी है वो कार्यक्रम हम लोग करते जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज ये है, हम लोग के पास ये गिनती नहीं है कि हम कितने कार्यक्रम कर चुके हैं। वो तो समय और परिस्थितियों के आधार पर हम लोग कर देते हैं, और उससे हमें बड़ी एक आत्मीय शांति मिलती है। ये हम लोगों की कमाई है। तो इसी बात करना चाह रहा था। आप सब पधारे हैं और हमारे शहर के प्रबुद्ध जन हैं। बहुत से लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, बहुत से लोग वो भी हैं जो मुझे नहीं जानते। तो कृपया आप जानें, मैं उमाकांत मिश्र श्यामलों का अध्यक्ष, और समय समय पर आप सब लोगों को इसी कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमाकांत मिश्र जी। आपने कहा कि हमें मन की शांति मिलती है इस तरह के आयोजन करने से, और मुझे लगता है कि आपको इन कार्यक्रमों से ऊर्जा मिलती है और आप और चैतन्य होकर आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बारी है आज का यह मुख्य आकर्षण, चील पहाड़ी की जिज्जी कहानी संग्रह, जिसका विमोचन यहाँ पर किया जाना है। यह उनकी मृत्यु उपरांत निकाली गई तीसरी पुस्तक है। श्री केशी श्रीवास्तव जी, जो उनके पति हैं, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी पत्नी के उस अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करने की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और आज इसी श्रृंखला में चील पहाड़ी की जिज्जी का विमोचन आज इस मंच के माध्यम से होने जा रहा है। भाई अमिताभ जी, अभिनय जी, विमोचन के लिए पुस्तक लाने की कृपा करें। हमारे अतिथियों से निवेदन है यह चील पहाड़ी की जिज्जी कहानी संग्रह का विमोचित करें, लोकार्पित करें। लोगों के बीच में, पाठकों के बीच में आज यह एक नई पुस्तक पहुंचने वाली है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अतिथियों का। और इस कार्यक्रम के उपरांत आप सभी सुधी पाठक जन, सुधी दर्शकगण, इस कार्यक्रम के सहभागी आप सभी को भी यह पुस्तक उनके परिवारजनों के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। यह एक बड़ा सुखद क्षण होता है कि जब किसी साहित्यकार को उसकी कृति का प्रकाशन होता है। यह बात अलहदा है कि आज श्रीमती जयंती खरे जी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने अपनी उन कहानियों को लिखा है, लेकिन उन कहानियों को प्रकाश में लाने का काम आज हो पाया। निश्चित तौर पे मैंने भी एक निगाह इस पुस्तक पर डाली है। बहुत ही सुंदर कहानियों का यह संग्रह है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय जेसी श्रीवास्तव जी को कि जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, और मैं स्वर्गीय जया जी के पति श्री जेसी श्रीवास्तव जी का इसी नाते सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्यामलम संस्था को, और जो भी महानुभाव उनका सम्मान करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं कि वे आएँ और श्री जेसी श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। श्यामलम संस्था के सदस्य श्री संतोष पाटिल जी, श्री हरी शुक्ला जी, श्री कपिल वैसाखिया जी, आदरणीय उमाकांत मिश्र जी, हमारे इस सभागृह में हमारे वरिष्ठ साहित्यकारगण यहाँ मौजूद हैं, हमारे पत्रकार साथी यहाँ इस सभागृह में मौजूद हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आदरणीय संतोष पाटिल जी से श्यामलम संस्था के कार्यकारिणी सदस्य हैं। वो अभिनंदन पत्र का वाचन करें। उसके साथ ही मैं कायस्थ महासभा की ओर से गणेश श्रीवास्तव जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे भी श्री जेसी श्रीवास्तव जी का सम्मान करें। नमस्कार सभी लोगों को। मुझे आदेश हुआ है कि दिए जाने वाले सम्मान पत्र का मैं वाचन करूं। मैं आपके सामने सम्मान पत्र का वाचन कर रहा हूं। स्वर्गीय जयंती खरे जया स्मृति आयोजन 2025 सम्मान पत्र श्री जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर। किस रिश्ते को कौन निभाता, किस विधि कितनी दूरी, छोड़ गई वो आप भरोसे अपनी आस अधूरी, अपना धर्म निभाया तुमने आस करी वह पूरी, चील पहाड़ी की जिज्जी की छाप कहानी पूरी। ये मुकेश तिवारी जी जिन्होंने सरस्वती वंदना आपके सामने प्रस्तुत की थी, उनके द्वारा ये लिखी गई है।
सामान्यतः मनुष्य की दृष्टि जो देख सकती है उससे अधिक एक कवि, लेखक, कहानीकार में कुछ ऐसी संवेदनशीलता होती है जो इस भौतिक जगत के पार भी बहुत हद तक देख सकती है। ये मन की हृदय के अनहद नाद को भी महसूस कर लेते हैं। परंतु श्री जगदीश चंद्र श्रीवास्तव जी का अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय जयंती खरे जया के साथ जो तादात्म्य हुआ, उससे उनकी दृष्टि भी एक कवि, लेखक जैसी विस्तारित हुई और आपने एक साहित्यकार, लेखक के मर्म को समझते हुए जया जी की हस्तलिखित पांडुलिपियों को संरक्षित और सुरक्षित किया। आपने उनकी 4 रचना कृतियों को प्रकाशित भी कराया है। आपने स्वर्गीय जया जी के साहित्य का प्रकाशन कर साहित्य अनुरागियों को एक दिशा दी है। निश्चित ही आपका यह सहकार का अवदान अत्यंत प्रशंसनीय है। अस्तु, आज हम स्वर्गीय जयंती खरे जया के कहानी संग्रह चील पहाड़ी की जिज्जी के विमोचन पर आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आपको सम्मानित करते हैं। स्वस्थ सुखी जीवन की शुभ मंगल कामनाओं के साथ उमाकांत मिश्र अध्यक्ष, कपिल वैसाखिया सचिव, हरि शुक्ला कोषाध्यक्ष, संतोष पाठक संयुक्त सचिव, डॉक्टर सुरेश आचार्य संरक्षक। सागर दिनांक 12 अक्टूबर 2025 रविवार, कांची होटल सभागार, सिविल लाइन सागर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष पाठक जी। महेंद्र खरे जी डबरा से पधारे हमारे भाई श्याम श्रीवास्तव जी यहाँ पर हमारे आज जय श्रीवास्तव जी का सम्मान करना चाह रहे हैं। बुंदेली संस्कृति परिषद, बुंदेली साहित्य और संस्कृति परिषद डबरा की ओर से श्री श्याम श्रीवास्तव जी सादर आमंत्रित। आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी चौरसिया हमारे सागर शहर के वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और हम सब के मार्गदर्शक, प्रणेता, पूरे साहित्यकार वर्ग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्रीवास्तव जी का सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमती चंचला दवे जी, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन सागर इकाई, उनका पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत कर रही हैं। हमारे वरिष्ठ गीतकार, गीत ऋषि आदरणीय श्याम मनोहर सिरोटिया जी, आदरणीय डॉक्टर गयाधर सागर जी, हरि सिंह ठाकुर जी, नलिन जैन बिट्टी जी, यहाँ साहित्य का हमारे बड़े भाई आदरणीय रविन्द्रनाथ शिलाकारी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई अंबिका यादव जी, आदरणीय अंबिका यादव जी यहाँ मौजूद हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे पूर्ण सिंह जी, अरुण दुबे जी, राजेंद्र दुबे जी, आदरणीय शिवलता जी, आप सबका मैं इस सभागृह में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर विनोद तिवारी जी का हार्दिक स्वागत है। हमारे पत्रकार साथी भाई गजेंद्र सिंह जी का हार्दिक स्वागत है। भाई धर्मेंद्र दुबे जी, भाई नीरज वैद्य जी, भाई अमित दुबे जी, पंकज सोनी जी, भाई हमारे प्रशांत जैन जी हमारे बीच में पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। स्वागत की बेला को शायद विराम देना चाहिए। सबके मन में इच्छा है कि आदरणीय श्रीवास्तव जी का सम्मान करें,
आप सबके मन के भाव के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं स्मृति वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ स्वर्गीय जयंती खरे जया जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री अमिताभ श्रीवास्तव, जो कि भोपाल में कार्यरत हैं, वे आएँ और स्मृति वक्तव्य देने की कृपा करें। आदरणीय जयश्री श्रीवास्तव जी के परिवार जन भी स्वागत करने के लिए इच्छुक हैं। उनके परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके छोटे भाई श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी अपने बड़े भाई श्री जयश्री श्रीवास्तव जी का सम्मान कर रहे हैं। मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और आप सभी जो साथी यहाँ पधारे उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करता हूँ। अपना स्मृति वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं 4 लाइनें पिताजी के लिए समर्पित करता हूँ। श्रीमती जयंती खरे जया की अमूल्य रचनाओं को हर पन्ने पर संवेदनाओं के साथ संजोकर रखने वाले उनके जीवन साथी श्री जगदीश चंद्र श्रीवास्तव जी ने आज इन कहानियों को पुस्तक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उनकी यह प्रतिबद्धता और स्नेह लेखिका की विरासत को सदा जीवित रखेगा। मैंने किताब में कुछ अपने व्यक्तिगत विचार रखे थे, जैसा मैं अपनी माँ को समझा। संक्षिप्त में उसके बारे में मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस किताब की प्रत्येक कहानी अपने आप में स्वतंत्र है। गहराई से गौर करने पर स्पष्ट होता है कि कहानियाँ कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेखिका को अपने खुद के जीवन में मिले खट्टे मीठे अनुभवों का क्रमवार विश्लेषण करती प्रतीत होती है। इन कहानियों में जीवन के विभिन्न पहलुओं की मौजूदगी है। समाज के छुए अनछुए पहलुओं पर बड़ी ही मार्मिकता से लिखा गया है। लेखिका सदैव ही समाज परिवर्तन की प्रबल पक्षधर रही हैं। भाषा शैली अत्यंत सहज प्रभाव के साथ दुख व निराशा की क्षणों को ऐसे उकेरती है जैसे कहानी को स्वयं के अंदर जीने का बोध सा जीवंत हो जाता है। समस्त कहानियाँ वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों का सहज चित्रण करती हैं व स्त्री प्रधान चरित्र पर आधारित हैं। शीर्षक चील पहाड़ी की जिज्जी इस किताब की अंतिम कहानी है। आप लोगों ने शायद चील पहाड़ी का नाम सुना होगा। ये बंडा जिले की तहसील है, एक छोटा सा। तो माता जी को अपने सेवा काल के दौरान उधर जाने का अवसर मिला। उस समय वो बंडा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थी। वहाँ जाके उन्होंने ये जो घटनाक्रम देखा, ये सत्य घटनाओं पर आधारित लिखी हुई कहानी है। इस कहानी संग्रह के प्रकाशन का मेरी मां स्मृति से श्रीमती जयंती खरे का एक सपना ही रहा। वर्ष 2006 में प्राचार्य पद के से सेवानिवृत्त होने के बाद 2008 में उनका निधन हो गया। लेकिन शायद हर सपने का पूरा होने का एक अपना वक्त होता है। आज लगभग 17 साल बाद मैं और मेरा परिवार और मेरे पिताजी के प्रयासों से इस किताब का प्रकाशन कर पाए और हम पूरे परिवार से लेखिका को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
अब मैं एक और आज बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये परसों नरसों मेरे मन में विचार आया था कि लेखकों को, साहित्यकारों को, कहानीकारों को, कवियों को कहीं ना कहीं मंच या कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन कई ऐसे दिवंगत साहित्यकार हैं, ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाएं उनके जाने के बाद कोई उसका उपयोग नहीं होता है और उनको समाज के सामने लाने वाला कोई नहीं होता है। तो इसी सोच के साथ मैंने एक अपना परिवार में चर्चा की कि मैं एक माताजी के नाम पे एक पुरस्कार या सम्मान की घोषणा करता हूँ। तो उसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि साहित्य केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो पीढ़ियों के अनुभव, संस्कार और संवेदनाओं को जोड़ती है। जब कोई साहित्यकार इस संसार से विदा लेता है तो उनकी रचनाएं आत्मा की तरह जीवित रहती हैं। वे शब्द, वे भावनाएं, वे विचार आने वाले पीढ़ियों के लिए दीपक का कार्य करते हैं। लेकिन अक्सर लेखक के जाने के बाद उनकी लेखनी या तो अधूरे विचार समय की धूल में खो जाते हैं। यहाँ पर परिवार, विशेषकर संतान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो उस लेखनी को सहेज के, संरक्षित करके और उसको बढ़ाए, ये उसकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि परिवारों में इस दिशा में प्रोत्साहन का माहौल बनाना आवश्यक है। इन सृजनशील प्रयासों को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्वर्गीय जयंती खरे जया स्मृति लेखनी विरासत सम्मान की आज मैं घोषणा करता हूँ। यह सम्मान उन संतानों, परिजनों या परंपरा वाहकों को समर्पित होगा जिन्होंने अपने दिवंगत माता पिता या पूर्वजों की साहित्यिक धरोहर को न केवल सुरक्षित रखा बल्कि उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। स्वर्गीय जयंती खरे जया स्मृति लेखनी विरासत सम्मान केवल एक सम्मान या पुरस्कार नहीं, यह विरासत, संवेदना और निरंतरता का प्रतीक है। साहित्य की यही विरासत, यही निरंतरता हमारे समाज की अगली शक्ति है। यह लेखनी विरासत सम्मान इसी शक्ति को नमन करता है। और इसके लिए मैंने कुछ श्यामलन संस्था से भी चर्चा की थी। उन्होंने इस पुरस्कार की नेक भावना और पवित्र उद्देश्यों को देखते हुए तत्काल स्वीकृति दे दी। तो आगे से ये मैं अनुरोध करूंगा श्यामलन संस्था से कि इस पुरस्कार को वो अपनी संस्था के माध्यम से कंटिन्यू करेंगे और श्रीवास्तव परिवार इसमें जो भी व्यय आएगा, स्मृति चिन्ह, साल, श्रीफल और प्रोत्साहन राशि के रूप में राशि रुपये 11,000 का व्यय श्रीवास्तव परिवार की तरफ से किया जाएगा। और इसके बाद मैंने चर्चा करने के बाद आशीष जोशी जी पे बात छोड़ दिया था कि मैंने निवेदन किया था कि मेरी इच्छा है कि इसी प्रोग्राम में इस पुरस्कार को हम अमली रूप दें। तो आगे की कार्रवाई आशीष जी ने जो भी की है मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो उससे अवगत कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद अमिताभ जी। यह एक बहुत सराहनीय प्रयास श्रीवास्तव परिवार के द्वारा हमने आया है। जब इस तरह की विरासत लेखनी सम्मान की बात आई तो इसके लिए आदरणीय जेसी श्रीवास्तव जी, आदरणीय सिरोठिया जी, श्याम मनोहर सिरोठिया जी और मुझे इसकी जिम्मेदारी दी गई कि इस पहले सम्मान का हकदार कौन होगा। तो एक बड़ा कठिन प्रश्न था। सभी के विचार एक थे कि श्री उमाकांत मिश्र जी, श्यामलन संस्था के अध्यक्ष, जो इस कार्य को निरंतर अनेकों वर्षों से कर रहे हैं, श्रीमती जयंती खरे जया जी की स्मृति का दिया जाने वाला विरासत लेखनी का सम्मान, प्रथम सम्मान श्री उमाकांत मिश्र जी को प्रदान किया जाए। मैं आदरणीय श्याम मनोहर सिरोठिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए, चूँकि वे उमाकांत मिश्र जी के बाल सखा भी रहे हैं, उनके मित्र भी रहे हैं वे उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालने की कृपा करें। और फिर मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा मंच पर, श्री जेसी श्रीवास्तव जी और मंच के सभी लोग उनका आज इस विरासत लेखनी सम्मान
जो कि प्रथम सम्मान उनको प्रदान किया जा रहा है। 11,000 रुपये की राशि, शॉल, सम्मान पत्र इस सम्मान में रखा गया है। और आगे से श्यामलम संस्था की जिम्मेदारी होगी। मैं एक बात और आदरणीय, जब यार मोहम्मद यार जी का निधन हुआ तो उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उनके निधन के बाद एक ऐसे साहित्यकार को जिसके परिवार में कोई व्यक्ति साहित्यिक था ही नहीं, जो उनकी बात को कई लोगों तक प्रकाश में लाने का काम करते हैं, ये जिम्मेदारी श्यामलम संस्था ने उठाई और उनका वह काव्य संग्रह प्रकाश में आया, उनकी गज़ल संग्रह प्रकाश में आया। ऐसे हमारे शहर में अनेकों लोग हैं। आदरणीय R.K. तिवारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं कि जिनकी साहित्य को प्रकाशित कराने की जिम्मेदारी आदरणीय उमाकांत मिश्र जी ने निभाई है। भले ही इन सारी प्रक्रिया में उनकी एक आँख की रोशनी चली गई, लेकिन वे आज भी सतत रूप से इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर सरोटिया जी। धन्यवाद ये आशीष जोशी जी। मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि मेरे बहुत प्रिय अनुजवत प्रिय भाई संतोष श्रीवास्तव विद्यार्थी जी, अध्यक्षता कर रही एक बहुत सशक्त कवित्री और महाविद्यालय के प्राचार्य सम्मानीय डॉक्टर करुणा ठाकुर जी, बहुत अच्छी समीक्षक और जिनका फिल्म समीक्षा स्त्री विवर्स के ऊपर बड़ा सशक्त लेखन है, ऐसी सम्मानीय डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी, ख्याति लब्ध कहानीकार और जिनकी कहानियों के बड़े चर्चे होते रहते हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, समीक्षा करती हैं, कवित्री भी हैं, ऐसी सम्मानीय निरंजन जैन जी। और मेरे बहुत प्रिय श्री JC श्रीवास्तव जी। भैया श्रीवास्तव जी, मैं आपको यहाँ से मंच से प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ और उनका पूरा परिवार। वैसे मुझे खड़ा किया गया कि मैं श्यामलम के अध्यक्ष उमा जी के बारे में कुछ बात करूं, पर उसके पहले जिनके नाम से सम्मान दिया जा रहा है, स्मृति शेष बहन जयंती खरे जिया जी का सम्मान की चर्चा नहीं करूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। जयंती खरे जी और मेरा साथ लगभग 15 वर्ष तक हम लोग रैली में साथ में पदस्थ थे और वो मेरी मोहन बोली बहन थी। संतोष भाई भी उस समय रैली में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। प्राय रोज़ हम लोगों का मिलना जुलना होता था। ये बच्चे जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं बहुत छोटे थे और मेरे बेटे के अभिन्न मित्र थे, रोज़ इनका घर में आना जाना था। जयंती बहन जी बड़ी मुँह को समर्पित कवित्री थी। एक बड़े रचनाकार की बेटी होने का गर्व उनमें कभी नहीं रहा। अंबिका प्रसाद जी दिव्य देश के एक बहुत बड़े रचनाकार थे और उन्होंने उस जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं हुआ करती थी, लगभग 60 से अधिक ग्रंथों की रचना उन्होंने की। बड़े बड़े उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, काव्य की जितनी विधाएँ होती वो सब लिखी। तो ऐसे एक बड़े रचनाकार की बेटी होने का भी उनमें कभी कोई घमंड नहीं रहा, कोई अहंकार नहीं रहा। बहुत सहज सरल रहीं और उनका बड़ा स्नेह मेरे प्रति रहा। मैं आज बहुत श्रद्धा के साथ उनके पावन चरणों में प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ और उनके पूरे परिवार को इस आयोजन के लिए आयोजित करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाइयाँ देता हूँ। और देखिए, जब पूरे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है और वृद्धाश्रमों में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में एक परिवार ऐसा भी है जो अपनी स्वर्गीय माँ के नाम पर इतना बड़ा आयोजन कर रहा है। कितने गर्व और गौरव का विषय है, अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है बार बार कि आज वो अपनी 17 वर्ष हो गए जयंती बहन जी को गए हुए, पर उनका परिवार आज भी कितने आत्मीयता से उनसे जुड़ा हुआ है। और JC श्रीवास्तव जी के बारे में जो कहा जाए कम है। अपनी पत्नी को लोग तो
जीते जी प्यार नहीं करते हैं इस जमाने में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। करवा चौथ अपनी जगह है, पर ये अपनी जगह है। इसके बाद भी जैसी श्रीवास्तव जी निरंतर उनके लिए समर्पित भाव से प्यार कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो मुझे एक शेर याद आ गया, सुन लें आप, कि अजीब शख्स है पत्नी को प्यार करता है, अजीब शख्स है पत्नी को प्यार करता है, उस पर कमाल ये है अपनी को प्यार करता है। तो आशीष भाई, हम जिस दौर में गुजर रहे हैं उस दौर में अपनी पत्नी को प्यार करना बहुत कठिन काम है, इस सत्य को आप स्वीकार करें। और अब बात आई उमाकांत मिश्र जी की। तो उमाकांत मिश्र जी का जो व्यक्तित्व है वो बर्फ के उस टुकड़े की तरह है जो पानी में डला हुआ है। मेडिकल साइंस में उसको आइस वर्ड फिनोमेना कहते हैं। जब हम बर्फ का कोई टुकड़ा पानी में डालते हैं तो 80% वो पानी में रहता है और 20% ऊपर हमें दिखता है। उमाकांत जी का जो व्यक्तित्व हम देख रहे हैं और जो हमारी आंखों के सामने है और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वह केवल वह 20% हिस्सा है जो हमें दिख रहा है। 80% तो उनका ऐसा व्यक्तित्व है जिसको समझने के लिए वह बहुत समय लगेगा। और उनकी रचना, वो जब वो विश्वविद्यालय में थे तो छात्र संघ की राजनीति से जुड़े हुए थे और विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बड़े क्रांतिकारी काम किए और विश्वविद्यालय को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए उन्होंने काम किया। छात्रों को एकजुट रखने में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया और छात्रों के हित की लड़ाई वो लड़ते रहे। जब वो राष्ट्र की सेवा में आए तो जहाँ जहाँ रहे वहाँ उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी तेंदुखेड़ा और भटा के दमोह के लोग, रैली के लोग, रैलियों जनपद पंचायत के सीओ रहे, वहाँ पर भी उन्होंने सारे कार्यक्रमों को, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उसका स्वरूप कुछ भी हो, लेकिन उमाकांत जी की भूमिका बड़ी सक्रिय रही। स्वर्गीय स्मृति से विट्ठल भाई जी पटेल के साथ उन्होंने रह करके बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। उनके उद्देश्यों को लेकर के जो कार्य उनको उन्होंने आगे बढ़ाया और रिटायरमेंट के बाद लगता था कि शायद वो अब शांत होकर के बैठ जाएंगे, पर मुझे लगता है कि जो कार्य वो शासकीय सेवा में रह करके नहीं कर पाए उनको करने का, उनका तो पूरा परिवार ही, आज मैं याद करूँगा बहुत सम्मान के साथ श्यामाकांत भैया को, जिन्होंने सागर से लेके वालीपुर तक इस बुंदेलखंड की माटी को वहाँ तक पहुँचाया, उसके अपनी सुरभि से पूरे वालीपुर को भी महकाया। तो ऐसे बड़े परिवार से, उनके परिवार में उनके पूज्य पिताजी ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। आज भी वहाँ बच्चे निःशुल्क सेवा, निःशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। उन्हें भोजन पानी की सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, पुस्तकों की और वस्त्रों की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो ये कि परोपकारी परिवार में परोपकार के संस्कार उनके भीतर है। मुझे लगता है यह संस्कार उनको अपने स्वर्गीय पिता श्री गोविंद शास्त्री जी, जिनके मैं बड़े विनम्रता से उनको याद कर रहा हूँ, उनसे मिले हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी पीढ़ी भी, उनकी बेटी ने अभी एक अटल जी के ऊपर एक बड़ी बेहतरीन किताब लिखी, अटल सदा अटल है ना जी। तो ये अपूर्वा ने लिखी एक पुस्तक है। तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार, चाहे वो रमाकांत भैया हो, उनकी धर्मपत्नी भी व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत कथा का प्रवचन करती हैं। ये पूरा, फिर उमा भैया की एक जो विशेषता रही, कार्यक्रम करेंगे लेकिन अंतिम पंक्ति में कोने में कहीं बैठे होंगे, अभी भी कहीं बैठे हैं यहाँ पर, आखिरी में बैठे रहते हैं, कोने में बैठे हैं ना। लोगों को मंच देते हैं, लोगों को सम्मान देते हैं, उनके सम्मान में बड़े बड़े सम्मान पत्र लिखते हैं, माला, शाल, श्रीफल, ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जैसे फिल्म का डायरेक्टर पूरी फिल्म को दिशा निर्देश करता है और किसी टाकीज के कोने में बैठ करके अपनी फिल्म को देखता है, बिल्कुल उसी तरह से भैया उमा भी बैठते हैं। और जब इनके लिए यह नाम हम लोगों ने तय किया कि यह सम्मान उनको दिया जाना चाहिए, मैं इस बात का गवाह हूँ। तो उन्होंने कम से कम 10 बार मना किया सम्मान लेने से, मैं नहीं लूँगा, मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए और मुझे थोड़ा सा उनसे
कर रहे हो कि बात करना पड़ेगी, क्यों नहीं लेंगे, आप ले लोगे तो हम लोग ज़बरदस्ती आपको सम्मान देंगे। और यह सम्मान देते हुए मैं समझता हूँ कि आज सागर के सभी रचनाकारों का और रचनाकारों को प्रमोट करने वाले व्यक्ति का सम्मान करके बहुत स्वयं भी गौरवान्वित है। और इस निर्णय से यदि आप सब सहमत हो कि इनको यह सम्मान मिलना उचित है तो बहुत जोरदार तालियों से उमा भैया का सम्मान करें। और श्रीवास्तव परिवार के लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। मैं आग्रह करूंगा उमा भैया से वहाँ पीछे न छिपे रहे, ये हटाना पड़ेगा। मैं आदरणीय जेसी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूँगा, क्योंकि इसके पहले तो इनको मालूम भी नहीं था उमाकांत मिश्र जी को कि आज उनका यह सम्मान होने वाला है। ये बड़ी सरप्राइजिंग है और आदरणीय जेसी श्रीवास्तव जी उनको सम्मान पूर्वक यहाँ पर आमंत्रित करें। ऐसे आई प्रथम सम्मान श्री उमाकांत जी मिश्रा को प्रदान किया गया है। श्री उमाकांत जी से अनुरोध है कि कृपया इस सम्मान को ग्रहण करने का कष्ट करें। अब मैं आज इनको सम्मान, यह पहला सम्मान दिया गया है विरासत लेखनी सम्मान, आदरणीय उमाकांत मिश्र जी से निवेदन है कि वे 2 शब्द इस सम्मान के बारे में। 2 का बल्कि 1.5 शब्द। ये बात सही है कि मैंने इस सम्मान को या अन्य इसके पहले भी जो सम्मान हुए हैं उनको लेने से हमेशा मना किया है। और उसका कारण कि हमने जो संस्था बनाई हम लोगों ने, उसका उद्देश्य सम्मानित करना, स्वयं सम्मानित होना नहीं। जब ये बात आई, इसके पहले भी जब आई, तो मैंने इस बात को कहा। हमारे गदाधर सागर जी बैठे हुए हैं, ये हर साल एक सम्मान देते हैं। आप और आदरणीय हरगोविंद भैया जी मेरे पास आए कि आपका सम्मान करना है, तब भी उनको भी मैंने खूब निवेदन किया
कि हमारे संस्था का उद्देश्य ही है दूसरों को सम्मानित करना, इस तरह के लोगों को, ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढ के सामने लाना। और धीरे धीरे होने लगा कि खुद सम्मानित होने लगे। तो ये थोड़ा मुझे बड़ा हृदय से वो अजीब लगता है। सही बात कि भैया दूसरों का करते करते खुद करवाने लगे। अब लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ आप इनकार करेंगे तो वो गलत हो। तो आदरणीय जयंती जी, उनको मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि उस समय मैं सागर में नहीं था। और आदरणीय श्रीवास्तव जी, उनके परिवार से जब जुड़ा आज से 5 साल पहले, आदरणीय जया जी की स्मृति में जो कार्यक्रम किया गया था पुस्तक का विमोचन, वो मैंने श्यामनंद के सहयोग से किया था। और उसमें महिला काव्य मंच, उसको एक बैनर दिया था। वो महिला थी और मैंने कहा महिला ही संचालन करेगी, महिला ही के कोई संस्था उसके बैनर उसको करेंगे। वो किया और बहुत सफल रहा बेशक। तो उस समय आप सबसे जुड़ा हुआ, तो अब मुझे धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि श्यामलम और श्रीवास्तव परिवार कोई अलग नहीं है, हम भी उसी परिवार के सदस्य हैं। तो आज के इस आयोजन को भी हमने श्यामलम से दूर ही रखा था। हम लोगों ने अपनी भूमिका शून्य रखी थी, लेकिन श्रीवास्तव जी ने जोर दिया, उनके पुत्रों ने, दोनों ने, तो थोड़ा हम उसमें सक्रिय, मतलब मंच पे सक्रिय हो गए, या इन कार्यक्रमों में जो हो रहे हैं उनसे इनमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। अन्यथा हमारा उद्देश्य था कि जैसा कि इनके वक्तव्य में हुआ भी है, बोला गया भैया जगदीश श्रीवास्तव जी के बारे में, इनने अपनी पत्नी के प्रति कितना बड़ा अवदान है ये इनने किया, वो कर रहे हैं। इसमें हमने कहा कोई संस्था की आवश्यकता नहीं है, ये तो इसकी आवश्यकता है कि आपका उसके प्रति कितना स्वयं समर्पण है, वो कितना आपका उनके प्रति सद्भाव है, वो कितना लगाव है। बस मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैंने 1.5 से ज़्यादा कर दी है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार को। और ये सम्मान मिला, और ये 11,000 रुपये जाना वही जाना वही है श्यामलम के लिए। ये हम लोगों को भी मालूम है कि आप जो भी दिया जाएगा वो आप कहीं ना कहीं श्यामलम के आयोजनों में उस राशि को लगा देते हैं, लेकिन आपने यह सम्मान ग्रहण किया। आदरणीय उमाकांत मिश्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह पहला अवसर है कि जब आपने कोई सम्मान ग्रहण किया है, और वो भी यदि ऑल ऑफ सडन यहाँ पर सीधी घोषणा करी गई है, इसलिए आपने मजबूरीवश यह सम्मान लिया है। नहीं तो हम लोग यदि कल आपको बता देते तो हो सकता था कि यह सम्मान आप ग्रहण करने से मना कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका है कि 5-2 मिनट यहाँ बैठ लें। नहीं, मैंने तो पहले बताया। एक दुष्यंत कुमार का एक शेर है, संतोष श्रीवास्तव जी, दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। तो ये सबको मंच देने का काम करते हैं, खुद नेपथ्य में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत मिश्र जी, भाई श्रीवास्तव जी की परिवार के लिए। इस सम्मान की बेला को यहीं समाप्त करते हुए अब हम आते हैं कि जिस पुस्तक के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, उस पुस्तक के अंदर आखिर क्या है। यह हम सबके अंदर एक जिज्ञासा है कि चील पहाड़ी की जिज्जी, जिस पुस्तक का यहाँ अतिथियों ने विमोचन किया है, उस पुस्तक के अंदर क्या है, उस सबको जानने के लिए हमारे बीच में जो विद्वान वक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ व्यंग्यकार, कहानीकार, कवित्री और कहानीकार, लघु कथाओं में महारत रखने वाली आदरणीय श्रीमती निरंजना अनिल जैन जी को, क्योंकि अनिल भैया का नाम ले नहीं पाए थे पहले हम, तो निरंजना अनिल जैन जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और आज के इस पुस्तक पर अपनी समीक्षा
वक्तव्य को देने की कृपा करें। इस मंच पर विराजित सागर नगर की विभूतियाँ सभी का अभिनंदन करती हूँ और इस सभागार में विराजे सभी सुधी श्रोताओं को नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे अपने भाई आशीष को आशीष देती हूँ। मुझे आज यहाँ पर जिस कहानी संग्रह की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का निर्वहन करने से पूर्व मैं अपने आप से उम्र में, लेखन में और क्रियाशीलता में, यानी हर क्षेत्र में बड़ी वरिष्ठ रचनाकार स्मृति से श्रीमती जयंती खरे जया जी को अपनी आदरांजलि व्यक्त करती हूँ। यदि मैं उन्हें जीजी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन जैसी है और रही हैं। और अगर मैं अपनी बात शुरू करूँ तो निश्चित ही उनके साथ गुजरे कुछ पल मुझे याद आ रहे हैं। यद्यपि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़ी थी, पर सन 1994 की बात है जब सागर आकाशवाणी ने मंचीय कवियत्री सम्मेलन किया था झिलमिलाती शाम के नाम से। उसमें प्रथम बार मैं और वो दोनों ही कवियत्री के रूप में शामिल हुए थे। तब मेरा उनसे प्रथम परिचय हुआ था। उसके बाद मुझे कुछ अन्य मंच और गोष्ठियाँ उनके साथ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब भी मैं उनके साथ मिली, जब भी मेरी रचना धर्मिता उनके साथ हुई, तो मैं उन्हें एक कवियत्री के रूप में ही जानती थी। लेकिन उनके कहानीकार होने का भान तो मुझे समीक्षा के लिए मिले उनके कहानी संग्रह चील पहाड़ी की झिझी को पढ़ने के बाद हुआ। निश्चित ही चील पहाड़ी की झिझी बहुत ही मार्मिक, हृदय स्पर्शी और उत्कृष्ट कहानियों का संग्रह है। इतनी उत्कृष्ट कहानियाँ मुझे लगता है कि मैंने दीर्घकालिक अवधि के बाद पढ़ी है। और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि लेखिका को लेखन की जो क्षमता है वो पैतृक संपदा के रूप में विरासत में मिली हुई है। और विरासत में मिली इस संपदा को उन्होंने अपने अन्वेषण के माध्यम से, अपनी गहन अवलोकन दृष्टि के माध्यम से परिवार या समाज में घटित छोटी छोटी घटनाओं को विचारों से का गहन मंथन करके उनको शब्दों की मड़ियों में तराशा और फिर कल्पना सूत्र में पिरोकर कहानियों का निर्माण किया। और आज वो कहानियाँ चील पहाड़ी की झिझी इस संग्रह में के रूप में हमारे जनमानस के समक्ष प्रस्तुत हैं। तो निश्चित ही इस कहानी के लिए वो बधाई की पात्र तो है ही, लेकिन इन कहानियों के लिए उनसे ज़्यादा उनका परिवार, श्रीवास्तव परिवार बधाई का पात्र है, क्योंकि इन कहानियों में श्रीवास्तव परिवार का प्रेम, स्नेह और समर्पण गुथा हुआ है। उनसे लवरेज है ये कहानियाँ। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर रचनाकार जो भी सृजन करता है उसको लगता है, क्योंकि वो आत्मा से सृजन करता है, उसको आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, तो वो सोचता है उसका किया सृजन सभी पढ़े, देखे, सुने और सराहें। इसके लिए ऐन के प्रकार वो प्रयासरत भी रहते हैं। तो लेकिन बड़ी बात तो तब होती है जब उनके ना रहने पर कोई उनकी प्रमाण पत्रों को, उनके सम्मान पत्रों को, उनके जो मिली हुई डायरियों में रचनाएं होती हैं या फिर इधर उधर बिखरे पन्नों में रचनाएं होती हैं, उनको एकत्र कर उनको प्रकाशित करवाकर उनकी उसको अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करें, उनकी स्मृतियों को। और आज उस स्मृति में श्रीवास्तव परिवार ने एक और नगीना जड़ दिया है सम्मान देने का दूसरों को। तो ये इस क्षेत्र में
मैं श्रीमती जया जी को, जयंती खरे जया जी को बहुत अति भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनके लिए, उनके परिवार ने जो प्रयास किया है वो निश्चित ही प्रणम्य है। और क्योंकि सन 2008 में उनका देहावसान हुआ था और उनके देहावसान के एक लंबे अंतराल बाद उनके शोक में डूबे परिवार ने यद्यपि शोक से उबरने की कोशिश तो की, पर उनकी स्मृतियों से विलग नहीं हो पाए और उनकी रचनाओं को सहेज कर सन 2025 में जो ये कहानी संग्रह जी पहाड़ी की जीत जी इसको प्रकाशित करवाया। तो और ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उनका उपनाम जया था और जया एकादशी को ही उनका महाप्रयाण हुआ। ये अद्भुत संयोग है जीवन में। तो मैं कहती हूँ कि शरीर तो सबका नश्वर है, किंतु प्रेम और आत्मा ये दोनों अमर होते हैं। तो अपनी पत्नी जयंती जी के आत्मिक प्रेम में डूबे उनके विरही पति जयसी श्रीवास्तव जी की उन्हीं के द्वारा सृजित इन 4 पंक्तियों में उनके हृदय स्पर्शी लगाव का उल्लेख किए बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। ये जयसी श्रीवास्तव जी की लिखी पंक्तियां हैं। कहाँ गई तुम छोड़कर, कहाँ गई तुम छोड़कर, स्मृतियां हैं शेष, जीवन है मालिन्य दृश्य के, दिया यही संदेश। हमको भी आना है तुम तक, हमको भी आना है तुम तक, आज नहीं तो कल। बतलाओ तो जया तुमने लिया कौन सा वेश, बतलाओ तो जया तुमने लिया कौन सा वेश। मेरा मानना है कि जीवन साथी की मृत्यु के उपरांत दीर्घ काल के बाद पश्चात भी प्रेम और लगाव के इस मोहातिरेक का होना प्रणम्य है। जी पहाड़ी की जीत जी इस कहानी संग्रह का नाम जितना अद्भुत है, मुख पृष्ठ अपने आप में पूरी कहानी को बयां करता हुआ उतना ही भावनात्मक है। जीत जी हमारे बुंदेलखंड के गांव में बड़ी बहन को संबोधित करने के लिए सम्मानजनक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। संग्रह में के शीर्षक के रूप में यह प्रयुक्त है शब्द। जीत जी शब्द शीर्षक में प्रयुक्त है, तो प्रयुक्त यह शब्द मुझे इस संग्रह के प्रमाण पत्र के रूप में नजर आता है, क्योंकि शब्द की शीर्ष मौजूदगी से किसी भी पाठक को यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि संग्रह की इन कहानियों में आंचलिक की मिठास और संस्कारों को निश्चित ही सहेजा गया होगा। लेखिका ने इस संग्रह की सभी 11 कहानियों की चतरिया को यथार्थ के करघे पर काल्पनिकता के ताने बानों से बुनकर बड़ी खूबसूरती के साथ रोचक शैली में सजाया है। समाज के खोखले आदर्शों की पोल खोलकर उसे आईना दिखाती सामाजिक परिवर्तन की प्रबल पक्षधर संवेदना से परिपूर्ण एक कुशल रचनाकार द्वारा रचित इन कहानियों में जहां जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को बखूबी सहेजा गया है, वहीं यथास्थान कहावतों व मुहावरों के प्रयोग ने इन कहानियों में आंचलिकता की सौंदर्य बिखेरने में के साथ ही ग्राम्य जीवन को मानो जीवंतता प्रदान कर दी है। इस संग्रह में मौजूद हर कहानी का नाम उसकी विषय वस्तु और बहुत ही रोचक और अनूठी है। अगर हम इस संग्रह की समीक्षा की बात करें तो इसकी हर कहानी ग्राम्य परिवेश में घुली मिली सहज जीवन जीती नारी पात्र के इर्द गिर्द ही घूमती है, जहाँ धूल धूसरित होते सपनों में भी जीने की उम्मीदों को तलाशता हुआ बचपन है, अशिक्षा का पहरा है, गरीबी की मार तथा मजबूरी का दंश झेलता नारी का जीवन है। इतना सब होने के बावजूद भी उन नारियों की सोच और विचारों की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति पाठक को चिंतन के लिए उकसाती है। इस कहानी संग्रह की हर कहानी अपने ऊपर बृहद चर्चा का आमंत्रण देती प्रतीत होती है। इसकी प्रथम कहानी वह गजरे वाली तो अजनबियों के बीच आत्मीय प्रेम को उल्लेखित करती बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। इस
इसमें गरीबों की जिंदगी को गहराई से पड़ताल करते हुए लेखिका कह उठती है कि पैसों के पेट के लिए पेट की आग और गरीब बच्चों का बचपन कहाँ बर्दाश्त करती है। वही जिम्मेदारियों के साथ टीस दे ही जाती है। पैसों के लिए फूलों के गजरे बनाकर टीले पर जाकर बस और ट्रक ड्राइवरों को बेचने वाली 10 वर्षीय मासूम बसंती के प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य पर फिदा होकर मजबूरी में बस कंडक्टरी के लिए राजी हुआ युवा सुनील चलती बस से 1 रुपये का सिक्का फेंक कर गजरा लिए बिना ही आगे बढ़ जाता है। तो छोटी उम्र की बसंती का दिमाग भी एक परिपक्व व्यक्ति की तरह संकालु होकर सोचने लगता है कि एक अनजान ने मेरे साथ सहानुभूति क्यों दिखाई, कहीं यह सिक्का छलावा तो नहीं। फिर सोचती है बाबू तो अजनबी थे, उनके बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। इसके बाद वह गजरे के फूलों को मसल कर वहीं बंजर भूमि में बिखेर देती है और सिक्का लेकर घर चली जाती है। प्रतिदिन का यह क्रियाकलाप उन अजनबियों के दिलों में अनदेखे प्यार को पनपा देता है, किंतु एक दिन उसी मासूम लड़की को किसी की दुल्हन बनकर जाते देख उस कंडक्टर का दिल टूट जाता है और उन अजनबियों का प्यार बंजर भूमि पर फूलों के रूप में खिलकर बिना किसी मिलन के अजनबी दिशा में ही हो जाता है। दूसरी कहानी दीदी के सलवार सूट बचपन में सजने की ललक लिए खूबसूरत सपनों में खोई एक लड़की के बचपन गुजर जाने पर यथार्थ के धरातल से जुड़ने की बड़ी रोचक और हृदय स्पर्शी कहानी है। इसमें रंग रूप से सुंदर लंबे बालों वाली सजने की शौकीन 12 वर्षीय गरीब गत्तो जब अपनी अमीर मालिकिन की हमउम्र बेटी उन्नू के पास काम करती है तो वह उसके कीमती सलवार सूट, चूड़ी, बिंदी तथा बाला को देखकर मन ही मन कल्पना करती है जैसे यह सब उसी ने पहन रखा है और इसमें वह बहुत सुंदर लग रही है। इंदु उसकी भावनाओं को समझकर हंसती हुई कहती है जब मैं उतार दूंगी तो यह सब तो मैं ही मिलेगा। सुनकर गत्तो खुशी से फूली नहीं समाती। किस्मत से इंदु की शादी हो जाती है और जब विदेश से हनीमून मनाकर बहुत दिन बाद वह ससुराल से मायके वापस आती है तो उसकी निगाह अलमारी में रखे अपने उन सूटों पर पड़ती है जिन पर गत्तो की निगाह थी। तो वह ड्राइवर से गाड़ी निकलवा कर सारे सूटों को पोटली में बांधकर गत्तो के घर जाती है। वहाँ गत्तो उसे साड़ी में नजर आती है। वह गत्तो से कहती है तुम इस सूट में बाहर चलो, गाड़ी में भी सभी सूट रखे हैं जिन्हें तुम कन्ना में पहनती हो। तब गत्तो आह भरती हुई कहती है दीदी पिताजी के मरने पर माँ ने मेरी शादी कर दी है, सलवार सूट तो मेरे बचपन की ललक थी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सलवार सूट तो मेरे बचपन की ललक थी, अब ना बचपन रहा और ना ही ललक। मेरी सासू माँ कहती है कि मैं साड़ी और घूंघट में ही अच्छी लगती हूँ। ढोलक कहानी दुनियावी रीति से अनभिज्ञ जीवन की कड़वाहट से दूर गांव में किसी के भी यहाँ होने वाले खुशी के अवसर का पता लगाकर स्वयं ही उसके घर पर जाकर मात्र 2 मुट्ठी चावल के बदले हुलसपूर्वक ढोलक बजाकर सगुन गीत गाने वाली गरीब बच्ची लीला के बिना गीत बाजे वाले सुने विवाह के अवसर पर संगीत से भी किए हुए ठाकुर की छोटी बहू शीला के उसके प्रति आत्मीयतापूर्ण प्रेम व्यवहार की अद्भुत रोचक कहानी है। दुर्गा मौसी का रस्सा कहानी में दुर्गा मौसी के का रस्सा पुराण जहाँ मन को आह्लादित करता है, वहीं हर किसी की मदद को हर समय खड़े रहने वाले मददगार को मदद की जरूरत पड़ने पर अपनी खोल में सिमट जाने वाले समाज की असलियत को भी बखूबी पेश करता है। सोने का पेन कहानी के माध्यम से लेखिका ने सभी साहित्यकारों को सख्त संदेश दिया है कि सम्मान पाकर गर्व करना ठीक नहीं, कभी हृदय के भावों और लेखनी में एक रूपता होनी चाहिए, भिन्नता नहीं। विदा कहानी में लोकसभा चुनाव के वोट कबाड़ने के लिए करोड़पति नेता जहां अपने इकलौते बेटे का विवाह गरीब शिक्षक की सुंदर सुशिक्षित बेटी सुनीता से सम्मेलन में करने का हथकंडा अपनाता है, वहीं उसकी
लालची पत्नी अपनी गरीब बहू को छोटी छोटी बात पर टोक कर उसका जीना दुभर करके उसे मरने की कगार तक पहुंचा देती है। यह गरीबी और संस्कारों के ऊपर हावी, स्वार्थ से परिपूर्ण हथकंडों और लालची मानसिकता की प्रवृत्ति वाली बहुत ही मार्मिक कहानी है। समझौता कहानी परिवार और समाज की सुदृढ़ता के हिसाब से एक सशक्त और विचारणीय कहानी है। मनीषियों के अनुसार परिवार और समाज को नारी ही जंजीरों में बांध कर रखती है। नारी के कारण मान, मर्यादा, रिश्ते, कानून सब सुरक्षित रहते हैं। यदि नारी कुशल हो जाए तो परिवार और समाज रूपी जंजीर के खुलावे खुलकर बिखरने में देर नहीं लगती। अगर क्षणिक भावावेश में हुए पारिवारिक झगड़ों या प्रताड़ना के कारण नारी को न्याय की आस में कोर्ट की दहलीज चढ़ना पड़े तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेखिका इस कहानी में एक मुवक्किल के रूप में अपने पारिवारिक झगड़े के कारण न्याय की आस में 8 वर्षों से कोर्ट के चक्कर काट रही है और वहाँ पर वह अपनी पेशी का इंतजार करती हुई अनपढ़ सरल भोली महिलाओं की समस्याओं का समाधान करके उन्हें घर वापस भेज देती है, किंतु अपनी पेशी होने पर जज से कहती है, आज मैंने कई मुकदमे निपटाए। इसमें दोनों ही पक्षों की जीत हुई है। कारण कि उनके बीच झगड़े नहीं थे। विशेष बात देखिए कि कारण कि उनके बीच झगड़े नहीं थे, वे तो मनुष्य के हृदय में बसे स्थायी भाव थे। देर से ही सही मैंने जीवन रूपी कला को परख लिया है। अपनों के बीच कैसी जीत और कैसी हार, अब मैं अपना मुकदमा वापस लेती हूँ। सिंदूर कहानी भी बेहद मार्मिक बन पड़ी है। दुर्गा काकी की 18 साल की बिटिया कुंता के दिल में ब्याह के समय तमाम महिलाओं द्वारा सिंदूर और सिंदूरा के महत्व को उसके दिल की गहराई में इस हद तक बैठा दिया जाता है कि ससुराल में सौतेली सास के तमाम अत्याचार झेलने के बाद वह अपने स्वभाव की रक्षा में सिंदूरा को अपने आंचल में बांध कर मायके आ जाती है। उसकी दयनीय हालत देखकर उसके दुख में माचल बसती है। फिर भाभी के अत्याचार और मोहल्ले वालों के ताने सहकर भी ना तो वह पति के नाम के सिंदूर को अपनी मांग से दूर करती है और ना ही आंचल की छोर से सिंदूरा। अंततः जीत उसके सिंदूर की होती है। लंबे अंतराल के पश्चात उसका पति घनसूर अपनी सौतेली मां की निर्दयता पर क्रोध और ममता पर प्रेम अखवाता है उसे और वह साड़ी चूड़ी बिंदी लेकर उसे लेने आ जाता है और भाभी द्वारा गुस्से में फेंके गए अपने सिंदूरा को बचाने के लिए पागल सी हो रही कुंता को उठाकर कहता है, अब तुम्हें इस डिब्बी की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा सिंदूर आ गया है। व्रत कहानी सगुन अपशगुन के अंधविश्वासों को सजोए बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। अपनी जवान बहू को मोची की दादी पूजा पाठ और सगुन अपशगुन के चक्कर में ऐसा उलझती है कि उठने बैठने तक का मुहूर्त निकालने के लिए पंडित को पूरे समय घर में रखती है। घर को भरा पूरा करने के लिए वे पोते का ब्याह करके बहू घर में तो ले आती है, किंतु घर के सगुन का विचार करते हुए उस पर नित नए व्रतों का बोझ डाल दी जाती है। हवेली की मंगल कामना में व्रतों से यदि भूखी प्यासी बहू शोभा जब बीमार पड़ती है तो उसे मायके भिजवा दिया जाता है। वहाँ वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद मानसिक रूप से बीमार ही रहती है। उसकी शादी की सालगिरह पर उसके ससुराल से उसके पिता को बेटी शोभा सहिताने के लिए आमंत्रण भेजा जाता है। मेहमानों के आ चुकने के बाद बहू का इंतजार होता है, किंतु बहू की जगह एक व्यक्ति शोभा का पत्र लेकर आता है जिसमें लिखा था, पूजनीय दादी जी, ससुर जी, पति परमेश्वर जी, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हवेली की मंगल कामना के लिए मैंने आजीवन साथ ही रहने का व्रत लिया। महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं ये सभी के, वो भी महत्वपूर्ण है। माँ कहानी को यदि लेखिका का आत्मकथन कहे या फिर उनकी माँ के जीवन का जीवंत सम्मानजनक दस्तावेज तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि जयंती जी ने अपनी माँ की स्मृतियों को बस माए तो ठीक, उनके हर दिन की चर्या के अलावा हर अवसर, हर पल
चाहे सावन का हो, बच्ची की पासनी का, अक्षय तृतीया का, सावन मास की तीज का, दीपावली का, कार्तिक स्नान का, संक्रांति का अथवा विवाह के अवसर का उनके द्वारा गाए गए सभी मौकों के गीतों को जस का तस आंचलिक बोली में सहेजा। इस यही नहीं, इस कहानी से यह भी ज्ञात होता है कि चिड़ियों को दाना पानी रखने वाली, गाय और कुत्ते की रोटी निकालने वाली, उनकी धैर्यवान माँ, गायन, पालन, लोक चित्र उकेरने, पाक तथा कम खर्च में गृहस्थी सहेजने की कला में माहिर थे। इतना ही नहीं, कपड़ों गहनों के लिए पाई पाई करके बरसों तक जोड़ी गई रकम को वे बिना उनके पति की पुस्तक छपवाने पर खर्च कर देते थे। इस तरह दिव्य जी के साहित्यिक जीवन की वे महत्वपूर्ण जयंती जी की माँ अपने पति के जीवन की महत्व जिनको दिव्य कहते हैं, वो उनको दिव्य बनाने में उनकी पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी जिस कुशलता से उन्होंने अपने घर साहित्य सदन को सहेजा, उसी प्रेरणा रस से उन्होंने अपनी बेटी जयंती को भी सिंचित किया और जयंती जी ने अपनी माँ से मिले उस संपूर्ण प्रेरणा रस को अपनी बेटी सस्मिता को सौंप दिया। माँ के जाने के बाद उनकी स्मृतियों में डूबी लेखिका कहती है कि माँ सब कुछ वैसा तो है, पर कुछ पागल अनाड़ी कहते हैं कि माँ अब नहीं रही, लेकिन मैं कहती हूँ वह देवी स्वरूपा, तेजोमयी, त्यागमयी, करुणामयी, ममतामयी, ज्ञानमयी, दयामयी, धर्ममयी माँ कण कण में, पल पल में, रोम रोम में थी और रही। और अब ये अंतिम हिस्सा है इस कहानी समीक्षा का कि चील पहाड़ी की जिज्जी इस कहानी संग्रह की को शीर्षक प्रदान करने वाली बेहद मार्मिक होने के साथ ही ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिले हर संघर्ष को परे हटाकर त्याग, तपस्या, दया, करुणा, ममता और अपनत्व के गुणों से युक्त अपने जीवन को छोटे बड़े का भेद किए बिना पूरे चील पहाड़ी गांव के लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। यूँ तो चील पहाड़ी गांव में उनका अपना सगा कोई भी नहीं था, फिर भी वे पूरे गांव की सगी थे। इसीलिए गांव में हर कोई उन्हें जिज्जी कहकर बुलाता था। जिज्जी की मृत्यु पूरे गांव के लिए वज्रपात की तरह थी, इसलिए गांव में ऐसा कोई भी स्त्री पुरुष नहीं था जो उनकी शव यात्रा में शामिल ना हुआ हो। जिज्जी के अंतिम संस्कार के बाद लोगों के पैर घर लौटने के लिए साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि पहले जब कोई मरता था तो जिज्जी पूड़ी बनाकर सबको खिला पिला आती थी और उनका दर्द अपने पल्लू में समेट लाती थी। आज तो पूरा गांव भूखा सोएगा, कौन किसका दर्द समेटेगा। यह सब देखकर उस अवसर की साक्षी लेखिका अपनी आंखों में आंसू भरे हुए सोचती है, संसार से विरक्त होकर, महत्वपूर्ण बात सुनिए कि संसार से विरक्त होकर साध्वी बनना और जीवन व्यतीत करना तो देखा था, लेकिन संसार को समेटकर साध्वी बनना अनोखी था। यद्यपि इस संग्रह की सभी कहानियों के बारे में मैंने सारांश के रूप में बहुत कुछ उद्धृत कर दिया है, फिर भी बहुत कुछ अनकहा रह गया है, जिसका आनंद पाठक को इस संग्रह को पढ़ने के बाद ही आएगा। मेरा मानना है कि लेखिका द्वारा देखे गए गांव और वर्तमान के गांव की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ चुका होगा, इसलिए इन कहानियों को लेखिका के देखे हुए गांव के यथार्थपरक दस्तावेज माना जा सकता है। इन सभी कहानियों की खासियत यह है कि पढ़ने बैठो तो फिर पूरी कहानी पढ़े बिना किताब छोड़ने का मन नहीं होता। मुझे आशा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी संग्रह जनमानस में अपना विशेष स्थान बनाएगा। इस संग्रह के लिए मेरी असीम शुभकामनाएं। धन्यवाद जिज्जी। जब हम किसी विमोचन समारोह में जाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे मन में ये उत्कंठा होती है कि जिस किताब को हम देख रहे हैं, कलेवर देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है। यह जो समीक्षा वक्तव्य होता है, ये उसके अंदर की जो कथा वस्तु है वो आप तक पहुंचाने का एक प्रयास होता है। मैं इसी क्रम में मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय निरंजना जी को, जिन्होंने बहुत विस्तारित तरीके से आपको इस पुस्तक के अंदर की कहानियों के दर्शन कराए। और मैं अगले समीक्षा वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर सुजाता मिश्र जी को।
भाई आशीष जी, सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। पुस्तक के अंदर क्या लिखा है मैं जब आप पुस्तक पढ़ेंगे क्योंकि सभी को यहाँ मिलने वाली है ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, तो वह आप पढ़ ही लेंगे। पुस्तक के अंश में नहीं पढ़ूंगी कि कहानी में क्या लिखा है, उसके अंश पढ़ना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं यहाँ पर पुस्तक के जो भाव है उसमें जो लेखिका कहना चाहती है उसमें लिखित संवेदनाओं पर आपसे बात करूंगी। और सबसे पहले तो मैं श्रीवास्तव परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपकी जो पत्रिका जो पहला काव्य संग्रह सस्मिता उसका जो नाम था उसका विमोचन महिला काव्य मंच ने किया था। हम तब महिला काव्य मंच की टीम में थे और तब मैंने आपसे कहा था कि सर आप ISBN नंबर ले लीजिएगा, तो आपने ले लिया है। यह एक अब पक्की किताब बन गई है क्योंकि इसमें ISBN नंबर है। और आपके सुपुत्र यह पुस्तक देने आए थे अभिनव जी। मैं उस वक्त कॉलेज में क्लास ले थी विश्वविद्यालय में और अभिनव जी का फ़ोन आया कि मैं सिविल लाइन्स कोर्ट से बोल रहा हूँ और आपसे मिलना है। और मुझे लगा कोई फ्रॉड कॉल क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही मेरे पास ऐसा कॉल आया था कि मैं MP नगर थाने से बोल रहा हूँ और आपको जो है तो खैर एक अच्छा रहा, आपका पुस्तक अच्छी है। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इस पुस्तक के जो पात्र हैं, जो विषय वह हमें हमारे मन को छूते हैं। एक सार्थक रचना वह होती है जिसको पढ़ने के बाद आप भीतर से फुलफिल महसूस करें, जो आपकी संवेदनाओं को छुए, आपकी भावनाओं को छुए और आपके मूल्यों को छुए। यह ऐसी पुस्तक है, इसके पात्र ऐसे हैं। और वैसे भी कहानी की परिभाषा जब हम देते हैं, यहाँ मेरे कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जब हम कहानी की परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं कि एक अच्छी कहानी वो होती है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, यानी उसकी शुरुआत और अंत ऐसा होना चाहिए बहुत रोचक, वो पहले से ही आपको बांध ले। और इस संग्रह की यह खासियत है कि इस संग्रह की 11 कहानियों को आप एक दिन में या किसी छोटी यात्रा में जाते हुए बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। सारी कहानियाँ रोचक हैं। रोचक क्यों हैं? क्योंकि वह आपके रोज़मर्रा के पात्रों से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जो हमारे जीवन में हमें मिलते हैं, जो हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये कहानियाँ अनसंग हीरो की हैं, समाज के गुमनाम हीरोज़ की कहानियाँ हैं जो किसी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी के जीवन को प्रभावित करती है। जैसे कि गजरे वाली कहानी को मैम ने यहाँ थोड़ा जिक्र किया। गजरे वाली कहानी में आप समझेंगे कि नाम गजरे वाली, लेकिन मुझे उसमें जो नायक है वो हीरो लगता है, सुनील कुमार। वो मुझे उसका नायक लगता है क्योंकि उसे गजरे वाली लड़की जो है वो गजरा बेचती है। उससे पहले उसकी बहन गजरा बेचती थी जिसकी अब शादी हो गई है और अब ये किशोरी है जो गजरा बेचती है। और सुनील जो है उसकी फैमिली में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, पिता की मृत्यु हो गई है लेकिन वो नौकरी में जा रहा है और वो रास्ते में उस लड़की को देखता है गजरा बेचते हुए और आकर्षित होता है और इन अ पॉजिटिव वे आकर्षित होता है। कभी कभी हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको देख के हम मोटिवेटेड फील करते हैं और सुनील उस लड़की को बस से देखता है और उसको अच्छा लगता है। उसके जीवन में जो उदासी थी वो जाने लगती है और वो रोज़ उसके जो है फूल एक प्रकार से खरीद लेता है। फूल लेके नहीं जाता, पैसे दे के चला जाता है और वो लड़की वहाँ पे फूल फेंक देती है कि घर जाके क्या करना है। बाद में वहाँ पे बगीचा बन जाता है, उसकी शादी हो जाती है। आम कहानी अव्यक्त प्रेम है, आप कह सकते हैं, तीसरी कसम जिन्होंने पढ़ी है, अव्यक्त प्रेम है। लेकिन मेरे मन में यहाँ पे सवाल आया कि जब सुनील उस लड़की को पैसा दे देता था तो वो घर चली जाती थी, तो वो करती क्या थी? क्या किया उसने? आपको सपोर्ट कर रहा था कि आप सड़क पे खड़े होकर फूल ना बेचें, लेकिन आप घर चली जाती थी वो फूल फेंक कर। और अंततः आपका जीवन वही हुआ जो ऐसे क्षेत्रों में अधिकांश स्त्रियों का जीवन होता है कि आपका ब्याह हो गया। तो सुनील यदि आपका जीवन बदलना भी चाहता था तो वो नहीं बदल पाया क्योंकि आपने आराम को चुना। ये मुझे इस कहानी में दिखाई देता है। दूसरी कहानी है सिंदूर है या व्रत है। उनमें जयंती जी ने रूढ़ियों का विरोध किया है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, रूढ़ियों की महिमा मंडन का विरोध किया है। सिंदूर लगाना गलत नहीं है, व्रत करना गलत नहीं है, लेकिन वही सब कुछ है यह मान लेना गलत है। तो उन्होंने महिमा मंडन का वहाँ पे विरोध किया है कि और निश्चित तौर पर आज भी कई जगह यह भाव हमें देखने को मिलता है। मैं एक YouTube चैनल में एक स्पीकर को सुन रही थी, आजकल
बन जाते हैं स्पीकर मोटिवेशनल। तो वो बोल रहे थे कि आप देखिए हमारे यहाँ सब देवियों के बाल लंबे होते थे। लंबे बाल सौभाग्य का प्रतीक है, क्योंकि देवियों के बाल लंबे होते थे। भाई देवताओं के बाल भी लंबे होते थे। किसी देवता के बाल जैसे आजकल के पुरुषों के बाल ऐसे नहीं थे। तो यह जरूरी है कि हम यह चाहते हैं कि स्त्री वही रहे, पुरुष बदल जाए। शिव जी के बाल लंबे हैं, कान्हा जी के बाल लंबे हैं, श्री राम के बाल लंबे हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, आपके सामने लंबे बाल वाले पुरुष आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा मजाक बनाने लगते हैं। घर में आप उसी कान्हा की मूर्ति को नकली बाल लाके लगा रहे हैं। तो ये अपने आप से पूछिए कि हम आधुनिक हैं या हमारे पूर्वज आधुनिक थे। वहाँ पुरुष कान में कुंडल भी पहन रहा है, गले में माला भी पहन रहा है, कड़ा भी पहन रहा है। तो हम जो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन किया है, कपड़ों का जो भेदभाव किया है, पोशाक का, कपड़ों का, बालों का, ये हम पढ़े लिखे आधुनिक लोगों ने किया है। लेकिन ये समय की डिमांड थी। निश्चित तौर पर 9 to 5 के जॉब में आप वो सब पहन के नहीं आ सकते, मुकुट लगा के, कान में कुंडल पहन के। लेट चेंज, आप महिलाओं में भी चेंज आने दीजिए। फिर उनको फिर आप संस्कृति का ठेकेदार मत बनाइए कि वो तो करें, वो तो लंबे बाल रखें, वो तो चूड़ी पहने, सिंदूर लगाए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा करनी है। लेकिन हम तो पैंट शर्ट पहने और हम छोटे बाल रखें। तो ये हम सोचें कि समय के साथ बदलाव सब जगह हुआ है, उसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो वह जो जयंती जी की कहानी है वो बहुत आगे की सोच की कहानी है। बुंदेलखंड में होते हुए उनकी सोच जो है वो बहुत सकारात्मक थी, प्रगतिशील थी। आप कह सकते हैं कि आप सिंदूर का विरोध नहीं कर रही, आप व्रत का विरोध नहीं कर रही, पर आप उसके महिमा मंडन का विरोध कर रही है कि सिंदूर की लाज रखना औरत का कर्तव्य है। और क्यों, क्या हमारी फिल्मों में आप नहीं देखते किस प्रकार से नाट्य के ढंग से नायिका के माथे पे सिंदूर गिर जाता है और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि ब्याह हो गया। क्या सच में सिंदूर लग जाने से ब्याह हो जाता है? अगर हम देखें तो सिंदूर की जो रस्म है वो सप्तपदी के साथ होती है, बिना और मंत्रोच्चार के साथ होती है। ऐसे कोई ऐरा गहरा नथु खैरा सिंदूर लगा देगा तो ब्याह हो जाएगा क्या? लेकिन हमारी फिल्मों ने, हमारे सीरियल ने ऐसा महिमा मंडन किया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने सिंदूर लगा लेते, हो गया ब्याह। नो, सिंदूर एक सिंबल है, लेकिन उसके लिए हमें इतना महिमा मंडन उसको नहीं करना चाहिए। तो दो कहानियां जो इनकी, व्रत और सिंदूर, और जो कहानी है वो रूढ़ियों के महिमा मंडन का विरोध करती हैं। माँ कहानी मुझे थोड़ी कवितात्मक लगी, वो काव्यात्मक शैली में लिखी गई है। आप पढ़ लीजिएगा। जिस प्रकार से लड़कियां अक्सर अपनी माँ की प्रशंसा करती हैं और वर्तमान से तुलना करती हैं। संग्रह की सबसे परिपक्व जो कहानी है वो चील पहाड़ी की जिज्जी, एक बहुत मैच्योर कहानी है, जिससे लगता है कि जयंती जी में साहित्यकार या कहानीकार बनने की बहुत गहरी संभावनाएं थी। और कहानियाँ जो है लघु कथाएँ हैं, इनकी छोटी कहानियाँ हैं। और चील पहाड़ी की जिज्जी कहानी को पढ़ने के बाद आप ये कहेंगे, मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने अपना जीवन कैसा जिया है ये आपकी मृत्यु के बाद पता चलता है। आपके मरने के बाद कितने लोगों पर असर हुआ, कितने लोग आपके जाने के बाद दुखी हुए, खड़े हुए, कितनों के जीवन में खालीपन आ गया, तो आपने एक सार्थक जीवन जिया है। तो चील पहाड़ी की जो जिज्जी है, उन्होंने गांव के इतने लोगों के मन को छुआ था। अपने दुख को भूल के, उनके जीवन में कोई सुख नहीं था, बचपन से ही काफ़ी त्रासदियाँ झेली उन्होंने, आप पढ़ लीजिएगा उसको। और औरों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया। वो अपने दुख को भुलाने के लिए दूसरों की सहायता करती थी, पूरे गांव के लोगों को समेटती चलती थी, और इसलिए पूरे गांव की वो जिज्जी थी। और इसलिए जब वो मरी तो पूरा गांव, क्या महिला क्या पुरुष, सब भाग रहे हैं उनकी शव यात्रा में। आमतौर पर शव यात्रा में स्त्रियां नहीं जाती, लेकिन स्त्रियां भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। तो ये ऐसी कहानी है जो आपके मन को छूती है। शव यात्रा वैसे भी जो हम देखते हैं तो थोड़े भावुक हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जयंती जी यात्री हैं, लेकिन शव यात्रा की यात्री हैं। वो इस यात्रा में शामिल होती हैं और देखती हैं कि लोगों के मन को कैसे छुआ है इन्होंने जीते जी। और इनकी बाकी कहानियों में जो स्त्री का एक विरोध स्वरूप देखते हैं, यहाँ पे आके हम एक मानवीय स्वरूप देखते हैं कि अंत में व्यक्ति पढ़ा लिखा है ये मायने नहीं रखता, जीवन में कितना सफल है यह मायने नहीं रखता, कितना पैसा जोड़ा, क्या कमाया, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उसने अपने आसपास के समाज को, परिवेश को कितना प्रभावित किया, कितना छुआ। इसीलिए जिज्जी की शव यात्रा में भीड़
यह पूरा गांव रोया। तो एक बहुत ही सकारात्मक कहानी है और प्रेरणास्पद कहानी है। उनकी जो ये कहानी है ये बताती है कि वो कितनी संवेदनशील थी और अपने आसपास के लोगों को कैसे गहराई से महसूस करती थी। तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी पत्नी थी, तभी आप इतने साल बाद भी उनके लिए खड़े हैं। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि पत्नी से प्रेम करने के लिए ताजमहल बनवाना जरूरी नहीं है, आप किताब भी छपवा सकते हैं। तो मैं अपने आप को बधाई देती हूँ। पीछे बैठ के रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वो किताब भी छपवाते हैं। तो आप सभी मेरी विचार सुने, इस पुस्तक को पढ़िए। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, सकारात्मक कहानियाँ हैं, आप पढ़िए। श्रीवास्तव परिवार को फिर से बहुत बहुत बधाई। श्यामलम संस्था के अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत भाई साहब को मेरा सादर प्रणाम, आपको सादर बधाई सर, आज आपको सम्मानित किया गया। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। नमस्कार। आपको सादर धन्यवाद आपकी बहुत सुंदर समीक्षा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी दृष्टि से एक नया आवरण आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सभागृह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आदरणीय अरुण भैया हमारे बीच में, डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं, बीपी उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में अभी वृंदावन राय सवेल जी आए थे, आदरणीय विभा लक्ष्मी दुबे जी और रमाकांत मिश्री जी, भाई माधव चंद्रा जी, सुजाता जी के पतिदेव पीछे बैठ के रिकॉर्डिंग पूरी इस समारोह की कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और सभी साथ आदरणीय मयंक करे जी, आदरणीय शिवरतन यादव जी हमारे बीच में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, विद्यार्थी उनका उपनाम है, मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित करता हूँ कि वे आज के इस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के तौर पर अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। धन्यवाद आशीष जी। छंदाचार्य गणपति जी को, वाग्देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आदरणीय श्रीवास्तव जी और श्यामलम के अध्यक्ष उमाकांत जी के इस अथक प्रयास से इस जो सज्ज ये मंच है उसको सादर प्रणाम करता हूँ और आप सभी को अभिवादन करता हूँ। इस पुस्तक पर जो समीक्षा होना थी वो आपने ध्यान से सुनी। मैं क्योंकि मुझे ये सम्मान आदरणीय जेसी श्रीवास्तव जी ने दिया, आदरणीय उमाकांत मिश्रा जी के ने मुझे ये सम्मानित किया। मेरे बाल सखा है उमाकांत जी, 6 महीने बड़े हैं और हम इनके साथ पटेरा में और तेंदुखेड़ा में शासकीय कर्तव्यों का एक साथ निर्वहन, वो जनपद में जनपद अधिकारी और मैं राजस्व अधिकारी के रूप में साथ में काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने उस प्रेम को यहाँ आज प्रदर्शित किया, मैं उन दोनों का आभारी हूँ। आदरणीय केसरी श्रीवास्तव जी मेरे चाचा जी ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव जी परकोटा में जिनका मकान है, उनके सहकर्मी रहे, इस नाते वो मेरे चाचा जी हैं। और आदरणीय चाची जी जयंती जी, स्वर्गीय जयंती जी, जैसा कि अभी डॉक्टर सरोठिया जी ने बताया कि वो, मैं और जयंती जी रहली में एक साथ रहने का अवसर मिला। मैं राजस्व अधिकारी, वो शिक्षा में, और आप डॉक्टर, हम लोग एक साथ बैठ जाते थे और इनकी साहित्य सेवा के सामने मैं भी थोड़ा सा तोतली भाषा में, जैसी माँ के सामने बच्चा तोतली भाषा में कहता है, कुछ रत्न पढ़ देता था और मुझे बहुत स्नेह मिलता था। अभी 5 साल पहले आदरणीय जयंती जी की एक पुस्तक का विमोचन जेसी श्रीवास्तव जी ने कराया था दिल्ली में एक होटल में। और मैं भाग्यवान था कि उस विमोचन कार्यक्रम में जेसी जी के और श्री उमाकांत जी के कृपा से, आशीर्वाद से मुझे मंच वहाँ भी मिला था और आज यहाँ वो मंच मिला है। मैं उन सब का आभारी हूँ इस आदर सम्मान के लिए। एक अतिथि के नाते आपने समीक्षकों से तो समीक्षा सुनी, लेकिन मैं एक पंक्ति में समीक्षा करना चाहूँगा। अभी 2 दिन पहले जेसी श्रीवास्तव जी ने उनकी 4 पुस्तकें मुझे भेजी
और एक समीक्षक महोदया ने कहा था कि पुस्तक वो है जो एक ही बैठक में पढ़ी जाए, और आप विश्वास कीजिए चारों पुस्तकें मैंने एक ही बैठक में पढ़ी, और उसमें मैंने पाया कि आदरणीय जया जी एक शिक्षिका थी, और उन चारों पुस्तकों की हर रचना में वो शिक्षिका कहीं ना कहीं नजर आई, और उस शिक्षिका के दिए हुए जो आशीर्वचन थे, जो उनकी शिक्षा थी, मुझ जैसे साहित्य के विद्यार्थी उससे बहुत शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यही मेरा अंतिम वक्तव्य है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष कुमार श्रीवास्तव जी। हमारे बीच में आदरणीय टीकाराम त्रिपाठी जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी हैं, बहुत शुरू से ही बैठे हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय आर.के. तिवारी जी और तमाम लोग जो इस सभागृह में अभी तक मौजूद हैं, आप सभी का हृदय से साधुवाद है कि आप लोग पूरी गंभीरता के साथ इस पूरे आयोजन को सुन रहे हैं, और हमारा अंतिम पड़ाव पर यह आयोजन है। हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारी बगलामुखी महिला महाविद्यालय की सम्माननीय प्राचार्य श्रीमती करुणा ठाकुर जी, जो स्वयं एक अच्छी साहित्यकार हैं, कि वे आएँ और अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रदान करें। धन्यवाद आशीष जी। पहले सारे समीक्षक लोग बड़े विस्तार से आपके सम्मुख सब बता चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। अध्यक्षीय उद्बोधन की वजह से वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवित्री जयंती खरे श्रीवास्तव जया जी के कहानी संग्रह के इस आयोजन में पधारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संतोष श्रीवास्तव जी, जो कि प्रशासनिक पद पर रहे और वर्तमान में अच्छे साहित्यकार एवं कवि हैं। समीक्षक प्रिय निरंजना जी, लेखिका व समालोचक डॉक्टर सुजाता मिश्र जी, स्तंभ लेखिका एवं समालोचक। संचालक मेरे प्रिय अनुज आत्मीय श्री आशीष जोशी जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन सागर इकाई। इन सभी आयोजनों के सूत्रधार मेरे बड़े भाई, जो हमेशा नेपथ्य में कर्मयोगी की तरह अपने काम से काम रखते हैं, आदरणीय श्री उमाकांत मिश्र जी, भवदीय सह आयोजक मेरी प्रिय दीदी जयंती जी के पतिदेव आदरणीय जीजा जी श्री जेसी श्रीवास्तव जी, उनके पुत्र पुत्रवधू एवं सभी परिजन। उन्होंने जो इस आयोजन का समायोजन का समा बांधा, और हम सब के लिए ये उपस्थित बहुत सारे लेखक, साहित्यकार, कवि, श्रोता बंधु श्रोताओं में शामिल है, लेकिन वो सभी प्रबुद्ध गणमान्य हैं, ये मेरा मानना है। उन सभी को अभिवादन करती हूँ, सभी को मेरा प्रणाम। माँ शाह और मेरी प्यारी बहनें जो उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए कहानी संग्रह चील पहाड़ी की चिट्ठी है संकलित कहानियों पर बहुत शॉर्ट में बात करूंगी, बाकी सारी बात समीक्षकों ने आपके सम्मुख कर दी है। कहानियों के जितने भी पात्र हैं, सर्वहारा वर्ग से, गरीब परिवारों से, मध्यवर्गीय परिवारों से आए हैं। दो कहानियाँ आध्यात्मक शैली में हैं। कथोपकथन और संवाद इतनी कसावट से बुने हुए हैं कि मेरा सभी से आग्रह है, एक बार आप इस कहानी संग्रह को अवश्य पढ़ें। और सबसे बड़ी विशेषता इस कहानी संग्रह की ये है कि हम आप में से उठाए हुए पात्र हैं, हमें अजनबी नहीं लगते। जिज्जी शब्द मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का बड़ा चिर परिचित शब्द है, जो किसी भी बड़ी बहन के लिए यूज़ किया जाता है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, ससुराल में मायके के रिश्ते नहीं मिलते, लेकिन मुझे रिश्ते में जयंती दीदी मेरी बड़ी बहन जैसी मिली। मुझे तब पता भी नहीं था कि आप इतनी अच्छी कवित्री हैं, कहानीकार हैं, क्या हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। एक सरल महिला आकाशवाणी छतरपुर जाती थी, किंजल जी की बहन, और उनके थ्रू जीजा जी, मेरे मायके के दो रिश्ते मुझे यहाँ मिले। मैं कभी इतना अवकाश नहीं निकाल पाई, अभी भी बहुत कम कार्यक्रमों में आ जा पाती हूँ,
व्यस्तता की वजह से। लेकिन जीजा जी के घर मैं जयंती दीदी से मिलने गई, बच्चे छोटे छोटे थे, बड़ी आत्मीयता के मेरे रिलेशन रहे, आज भी हैं और कब तक मैं ज़िंदा हूँ निभाएंगे। जीजा जी ने जैसे मुझसे कहा तो मैंने कहा नहीं, मैं अवश्य आऊँगी, आप बिल्कुल मेरा नाम दे सकते हैं। तो जयंती जीजी की ये विशेषता थी कि जितनी वो सरल और सहज थी, उतनी और सरलता और सहजता से उन्होंने पात्रों के मुंह से बातें कहलवाई। जितनी कहानियों के शीर्षक हैं वो उस कहानी को प्रासंगिकता के रूप से चरितार्थ करते हैं, ये मेरा मानना है। आप सारी कहानियाँ 11 कहानियाँ हैं, सारी कहानियों को एक सांस में पढ़ सकते हैं। इतनी छोटी कहानियाँ, ज़्यादा खंड काव्य जब बड़े हो जाते हैं तो कोई भी ना पढ़ पाता है, आजकल किसी के पास यूँ भी समय नहीं है। तो मैंने देखा कहानियाँ इतनी छोटी छोटी, इतनी रोचक, और हम आप में से पात्र उठाए हुए। माँ बेटी को अच्छी सीख दे रही है कि तू जल्दी उठा कर, जल्दी काम किया कर। ये सारी बातें इस कहानी को, इन कहानी संग्रह को कालजयी बनाते हैं कि आप कम समय में आप ज़्यादा आनंद उठा सकते हैं और ज़्यादा सीख ले सकते हैं। और सारे समीक्षक उनको धन्यवाद देती हूँ। निरंजना जी ने तो विस्तार से इतने अच्छे से सारी कहानियाँ सुना दी कि अब आपको कहानी संग्रह अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ मौजूद है। आपने सारी कहानियों के जितने मुख्य अंश थे वो उनके मुँह से सुन लिए, मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ। और सुजाता जी जैसी उनकी शैली है, उन्होंने अपनी बात कही कि यहाँ पर कवित्री प्रोग्रेसिव बात करती हैं और यहाँ पर कवित्री इस तरह की बात करती हैं। मैं अभी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे बड़े श्रीवास्तव परिवार के जो बच्चे भी उस साहित्य के संगम में शामिल हैं, अपनी माँ के नाम पर पुरस्कार आयोजित करते हैं, अपनी माँ की कहानियों को बटोर कर बिखरे हुए साहित्य को छपवाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में। क्योंकि साहित्य से अनुराग साहित्य प्रेमी का तो समझ में आता है, सामान्य आदमी का इससे सरोकार बहुत रेयर बात है जो इस परिवार में मिलती है कि बहुएं भी, बेटियां भी, सारे लोग मिलकर उस आयोजन में, इस महाकुंभ में सहभागिता करते हैं और आनंद उठाते हैं। आज के आनंद के लिए सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे सुनने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय करुणा जी, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत लंबे समय के बाद किसी कार्यक्रम में हमें देखने को मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं भाई अमिताभ जी को। मैं कार्यक्रम के अगले चरण में आगे बढ़ते हुए शुभारंभ किसी भी कार्यक्रम की पहचान और गरिमा तय करता है। मेरे मुकेश भाई ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की बहुत शानदार शुरुआत की। मैं अनुरोध करूंगा मेरे चाचा प्रदीप श्रीवास्तव जी से कि आके मुकेश भाई का सम्मान करें। मुकेश भाई स्टेज पे आए। संचालन किसी भी कार्यक्रम की धुरी होता है। संचालक का आत्मविश्वास और संवाद कौशल कार्यक्रम को जीवंत बनाता है। ऐसे ही हमारे ऊर्जावान संचालन के लिए मैं आशीष भाई के सम्मान के लिए एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि आशीष भाई का सम्मान करें।
इसके बाद हमारे श्रीवास्तव परिवार की बड़ी सदस्य आज हमारे कार्यक्रम में दमोह से पधारी हुई हैं, जिनके आशीर्वाद से ही ये इस तरह के सफल कार्यक्रम हो सकते हैं। तो आदरणीय बुआ मनोरमा खरे जी का स्वागत करने के लिए मैं पारुल से अनुरोध करूंगा। बुआ स्टेज पे आइए। इसी श्रृंखला में मैं जीजाजी आलोक श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूँगा। कृपया आकर सम्मान ग्रहण करें। आइए आलोक भाई। धन्यवाद। और अंत में मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव को कि वे आएँ और इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय रूपाली श्रीवास्तव। आदरणीय अतिथि, साहित्य प्रेमियों और समस्त प्रियजनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का ये साहित्यिक कार्यक्रम मेरे और मेरे परिवार के लिए अत्यंत विशेष और भावनात्मक है, क्योंकि आज मेरी सासू माँ श्रीमती जयंती खरे जया द्वारा लिखित पुस्तक चील पहाड़ी की जिज्जी का जो है विमोचन हुआ है। वह बुंदेलखंड की एक सुप्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री थी, जिन्होंने अपने शब्दों से जीवन की सच्चाइयों को सरल सजीव रूप दिया है। उनकी रचनाओं में नारी की करुणा, ममता, त्याग और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। वे हर उस पाठक के हृदय को छू जाती हैं जो जीवन में संवेदना की तलाश करता है। उनकी लेखनी का यह अनमोल उपहार आज हमारे समक्ष प्रस्तुत होना मेरे और मेरे परिवार के लिए गर्व और सम्मान की बात है। इस अवसर पर मैं कुछ भावपूर्ण पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो श्री जगदीश चंद्र जी ने जया जी की लेखनी को संभाला और प्रकाशित कराया, इसको दर्शित करती हैं। हर पन्ने में बसी जया की संवेदनाएं हैं, हर पन्ने में बसी जया की संवेदनाएं हैं, जिसे जगदीश जी ने प्रेम और निष्ठा से संजोया है, जिसे जगदीश जी ने प्रेम और निष्ठा से संजोया है। कलम की धरोहर को जया ने जीवन दिया है, कलम की धरोहर में जया ने जीवन दिया है, और जगदीश जी के प्रयासों से यह पुस्तक बनकर सामने आई है, और जगदीश जी के प्रयासों से ये पुस्तक बनकर सामने आई है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम उस ईश्वर का आभार और नमन करना चाहूँगी जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, और उसके बाद मैं अपनी सासू माँ स्वर्गीय जयंती खरे जया जी का आभार और नमन करना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी लेखनी धरोहर के रूप में हमें सौंपी है। और इसके उपरांत मैं अपने ससुर जी श्रीमान जगदीश चंद्र श्रीवास्तव जी का आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि यदि वे उस लेखनी को संभालते नहीं तो यह कार्यक्रम हो पाना संभव नहीं था। और इसके उपरांत मैं जो कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमान SK श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती करुणा ठाकुर जी, और कार्यक्रम की समीक्षक श्रीमती सुजाता मिश्र, श्रीमती निरंजना जैन जी, कार्यक्रम के संचालक श्री आशीष जोशी जी,
साहित्य सेवी, वरिष्ठ साहित्य सेवी श्री उमाकांत मिश्र जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रदान करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय और सहयोग प्रदान किया, जिससे कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पश्चात मैं वरिष्ठ साहित्यकार सर श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया जी, श्री डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी, हरि सिंह ठाकुर जी, डॉक्टर अनिल जैन जी और एक मीडिया से श्री आशीष द्विवेदी जी, मुकेश तिवारी जी, श्री अंबिका यादव जी, श्री माधव चंद्र जी, डॉक्टर चंचला दुबे मैडम, रविंद्र सिलाकारी जी, टीकाराम जी त्रिपाठी जी, बीपी उपाध्याय जी, डॉक्टर MK खरे जी, डॉक्टर शिवरतन यादव जी, डॉक्टर इंद्राज सह जी, राजेंद्र दुबे कलाकार, कपिल वैसाखिया जी, श्री संतोष पाठक जी, हरि शुक्ला जी और पवन रजत जी का भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ। पत्रकार जन में श्री पंकज सोनी जी, श्री नीरज बैद्रा जी, श्री धर्मेंद्र दुबे जी, श्री गजेंद्र ठाकुर जी, श्री अमित दुबे जी, श्री शैलेश अग्रवाल जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। इसके बाद मैं अपने समस्त परिवारजन, श्रीमती बुआ मेरी मनोरमा खरे जी, श्री चाचा श्रीमान हरीश श्रीवास्तव जी, श्रीमान सतीश श्रीवास्तव जी, श्रीमान प्रदीप श्रीवास्तव जी, श्री अभय कुमार जैन जी और हमारे जी आलोक जिया जी का मैं जो है आभार प्रकट करना चाहूँगी। और साथ ही साथ मैं इस कहानी के जो कहानी संग्रह के प्रकाशक इंदिरा पब्लिकेशन भोपाल का भी आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों, साहित्य प्रेमियों, समस्त प्रियजनों का आभार व धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जिनकी उपस्थिति से कार्यक्रम सफल हुआ है। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसका सहयोग है और जिसका मैं नाम यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ, उसका भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। आप लोगों के लिए एक सूचना है, देना चाहूँगी कि ये किताब की प्रतियाँ ऑनलाइन अमेज़न पर उपलब्ध है और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो है वह चित्रपट पर पुष्पहार अर्पित कर जो है बाहर प्रांगण में स्वल्पहार हेतु आमंत्रित है। धन्यवाद।